नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम पहला पद्य हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में देख चुके हैं। आज हम इस पद्य के अंत में दिए गए भाषा की बात यानी व्याकरणांश के बारे में देखेंगे। बच्चों, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप देखते जाइए। पहला है स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। और दूसरा है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं या इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस भाषा की बात में दो अलग अलग व्याकरणांश पर प्रकाश डाला गया है। उनमें से पहला है विशेषण। विशेषण में गुणवाचक विशेषण और दूसरा है समास। समास में द्वंद्व समास के बारे में यह दिया गया है। तो बच्चों, आज हम इस कक्षा में विशेषण और समास दोनों को देखेंगे। इसमें पहला व्याकरणांश विशेषण के बारे में देखेंगे। बच्चों, इस भाषा की बात में गुणवाचक विशेषण के बारे में दिया गया है। गुणवाचक विशेषण को जानने से पहले हम विशेषण के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में देखेंगे। पहले हम विशेषण को देखेंगे। विशेषण बच्चों, अंग्रेज में इसे एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को अंग्रेज में एडजेक्टिव कहते हैं। शायद आप अंग्रेज विषय में व्याकरणांश देखते वक्त यह देख चुके होंगे। तो विशेषण का अर्थ देखेंगे। विशेषण का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बच्चों, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ। विशेषण का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए मीठी जलेबी, खट्टी इमली, कड़वा करेला इत्यादि। बच्चों, इसका अर्थ समझ में आया होगा। देखिए, संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण हैं। जैसे ऊपर के उदाहरणों को देखिए। उनमें से पहला है मीठी जलेबी। देखिए, इस शब्द में यह जलेबी मीठा ही रहता है, मगर उसकी विशेषता है कि मीठी जलेबी, यानी उस जलेबी की विशेषता को बताने वाला शब्द वह विशेषण कहलाता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है खट्टी इमली। देखिए बच्चों, इमली आप सभी को मालूम है वह खट्टी ही
होती है, मगर खट्टी इमली वह विशेषता है। वैसे ही कड़वा करेला, करेला आप जानते हैं वो सब्जी में आता है और खाने में हमें कड़वा लगता है, इसलिए ज़्यादा लोग शायद नहीं खाते होंगे करेला को। तो देखिए कड़वा करेला, यह भी करेला कड़वा होता है, फिर भी यह विशेषता उस करेला का कड़वा है। आगे का उदाहरण देखिए, तीखी मिर्च, यानी मिर्च कैसे है, तीखा है, यानी यह मिर्च की विशेषता क्या है, तीखा रहता है। वैसे ही नमकीन चाट पकौड़ी, यहाँ देखिए पकौड़ी नमकीन बहुत है, उसमें चाट भी है। और खट्टी इमली, कड़वा करेला इत्यादि, ये था विशेषण का अर्थ और कुछ उदाहरण। बच्चों अब हम विशेषण के प्रकारों को देखेंगे। विशेषण के प्रमुख प्रकार। बच्चों विशेषण में प्रमुख 4 प्रकार हैं। विशेषण में प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं। वो है पहला गुणवाचक विशेषण, और दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये थे विशेषण के प्रमुख प्रकार। बच्चों आपको भाषा की बात में सिर्फ गुणवाचक विशेषण के बारे में दिया गया है, इसलिए हम गुणवाचक विशेषण के बारे में विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण, पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। गुणवाचक विशेषण का अर्थ देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि की विशेषता के बारे में बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से मैं यहाँ दोहराता हूँ। गुणवाचक विशेषण का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि की विशेषता के बारे में बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके पुस्तक में जो दिया गया है उनमें से पहला है स्वर्ण श्रृंखला। यह श्रृंखला के विशेषता क्या है या गुण इसमें क्या है, वो श्रृंखला स्वर्ण से बने हैं, यानी सोने से बने हैं। यही इस श्रृंखला की विशेषता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण में ये उदाहरण आता है। वैसे ही दूसरा शब्द है लाल किरणसी। देखिए लाल किरणसी यानी किरण जो है उसका रंग क्या है, लाल है, यानी यह रंग के बारे में सूचित करता है, इसलिए ये भी शब्द गुणवाचक विशेषण के लिए उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण यानी एक संज्ञा या सर्वनाम के गुण या रंग के बारे में या आकार के बारे में बताता है, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा, लाल,
काला इत्यादि। बच्चों, शायद आपको विशेषण के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आगे का जो उदाहरण है यानी पुस्तक में दिए गए हैं समास के बारे में देखेंगे। समास। बच्चों, पहले हम समास का अर्थ देखेंगे। समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है। कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है। समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों, फिर से देखिए समास का अर्थ। समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है। योग यानी मिलना। दो स्वतंत्र शब्द यहाँ मिल जाते हैं और इसका अर्थ है कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की कोशिश या विधि को हम समास कहते हैं। बच्चों, शायद आपको यह समास का अर्थ समझ में आया होगा। बच्चों, हम अब समास के प्रकारों को देखेंगे। समास में प्रमुख 6 प्रकार हैं। तो प्रकारों को देखेंगे। पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये हैं समास के प्रमुख 6 प्रकार। बच्चों, हम इनमें से द्वंद्व समास के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ भाषा की बात में जो है आपको द्वंद्व समास के बारे में ही बताया गया है। यानी उदाहरण शब्द जो है भूखे प्यासे, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसके बारे में यह दिया गया है, इसलिए मैं सिर्फ समास में द्वंद्व समास के बारे में यह बताता हूँ। पहले हम द्वंद्व समास का अर्थ देखेंगे या वाक्य देखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई गौण यानी कम प्रामुख्यता नहीं होता और इसमें दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक यानी और, तथा, या, अथवा, एवं इस तरह के शब्द बीच में नहीं आते हैं। उनके बदले में एक चिन्ह लगता है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग वह होता है, यानी दो शब्दों के बीच एक चिन्ह का प्रयोग रहता है
हम उसे योजक चिन्ह कहते हैं। वो चिन्ह है तो इसका अर्थ है वो द्वंद्व समास है। बच्चों, इस शब्दों को पहचानना भी बहुत आसान है। शायद आपको परीक्षा में कुछ उदाहरण शब्द दिए जाते हैं और ये किस समास है वह पूछे जाते हैं। आपको तब वहाँ ये कौन सा समास है पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत आसानी से हमें अर्थ हो जाता है। क्योंकि दो शब्दों के बीच वह योजक चिन्ह है तो उसे हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। इसलिए आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, आपके पुस्तक में जो दिया गया है उदाहरण वह देखते जाएंगे और उनके लिए कुछ उदाहरण को भी मैं यहाँ आपको देता जाता हूँ। तो देखिए, पहला उदाहरण है भूखे प्यासे। यह दो अलग अलग शब्द मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस शब्द को विग्रह करने से हमें यह अत्यंत सरल रूप से समझ में आता है। तो देखिए, भूखे प्यासे, यह दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है भूख, दूसरा शब्द है प्यास। दोनों शब्द यह प्रमुख शब्द हैं। देखिए, यह द्वंद्व समास का अर्थ देखने में वह पहले ही मैं बता चुका हूँ। यह द्वंद्व समास में जो शब्द होता है वह दो शब्द से मिले रहते हैं और दोनों शब्द भी अलग अलग होते हुए भी वह प्रमुखता रखते हैं। इसलिए यह देखिए, भूखे प्यासे, भूख एक अलग शब्द है, प्यास ये भी एक अलग शब्द है। दोनों यह क्या है, प्रमुख शब्द है। इसे विग्रह करने पर पता चलता है भूख और प्यास, ऐसे हम विग्रह कर सकते हैं। दोनों शब्द प्रमुख शब्द हैं, इनके बीच में सिर्फ योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। आप यह उदाहरण शब्द जो है पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूखे प्यासे। वहाँ देखिए, बीच में एक लकीर है, यानी एक चिन्ह है, योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ विग्रह करने पर हमें पता चलता है भूख और प्यास। यह योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो इस तरह हम आसानी से यह द्वंद्व समास को हम पहचान सकते हैं। बच्चों, और कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे सीता राम। यह देखते जाइए, सीता राम। इस शब्द को विग्रह करने पर होता है सीता और राम। आगे का शब्द देखिए, पाप पुण्य। आगे का शब्द है पाप पुण्य। इस शब्द को विग्रह करने पर यह होता है पाप अथवा पुण्य। पाप अथवा पुण्य होता है। आगे का शब्द है सुबह शाम। इस शब्द को विग्रह करने पर
सुबह और शाम होता है। सुबह शाम शब्द को विग्रह करने पर सुबह और शाम हो जाता है। और एक उदाहरण है सुख दुख। सुख दुख, इस शब्द को विग्रह करने पर सुख या दुख होता है। आगे का शब्द है दाल रोटी। इस शब्द को विग्रह करने पर दाल और रोटी होता है। आगे का शब्द है इधर उधर। इधर उधर, इस शब्द को विग्रह करने पर इधर और उधर हो जाता है। आगे का उदाहरण है दो चार। दो चार, इसे विग्रह करने पर दो और चार हो जाता है। और इसके आगे का जो है भला बुरा, इसे विग्रह करने पर भला या बुरा होता है। और भी कुछ उदाहरण शब्द हम देख सकते हैं। बच्चों, ये थे समास के बारे में कुछ जानकारी। शायद आप यह समझ चुके होंगे। अगली कक्षा में और एक नई विषय पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।